अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स बज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के। जनाब पिछले 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, बस कुछ मसरूफियत थी और अब जैसे ही टाइम मिला हमने कहा कि जल्दी से जितनी भी मसरूफियत हैं एनी इसको आप साइड पर रखें और ये जो व्यूअर्स से ताल्लुकात और जो मुलाकात का सिलसिला है इसको फिर से बहाल करना चाहिए है। सो फिर से ये कनेक्शन हमने जोड़ा है और आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये जो 2 दिन की एब्सेंस रही मेरी जानिब से, इस दौरान काफ़ी कुछ हो गया क्योंकि क्रिकेट आजकल जितनी खेली जा रही है, बास टाइम ऐसे भी होते हैं। आई डू रिमेंबर जब मैं इस वर्ल्ड कप से पहले या आईपीएल से लास्ट आईपीएल से पहले जब मैं शोज़ कर रही थी तो ऐसा भी होता था कि हमारे पास कोई न्यूज़ ही नहीं होती थी, ख़ुद से स्टोरीज़ निकालनी पड़ती थी या पाकिस्तानी टीम की या डिफरेंट टीम्स की पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करनी पड़ती थी। ऑन दिस डे को डिस्कस किया करती थी मैं प्रोग्राम में टाइम को किल करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे का शो है, आपको कुछ ना कुछ तो बात करनी है स्पोर्ट्स की। लेकिन अब जनाब अब तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, अब तो ये सोचना पड़ता है कि कौन सी खबर शामिल की जाए, कौन सी ना की जाए, कौन सी जो है वो प्रायोरिटी पे रखें, कौन सी स्किप कर दी जाए। सो आजकल भी कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं जैसे ही ये वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से पहले वनडे सीरीज़, फिर वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़, वहाँ वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड से खेल रहा है और अब इंडिया जो है वो अपने घर में मौका जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया से अब तैयारी में है साउथ अफ्रीका रवानगी की। जो स्क्वाड है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हम सबको जहाँ मालूम है कि साउथ अफ्रीका ने भी जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया। बॉमा जो हम कहते थे कि भाई ऐसे कैप्टन है जो कि नहीं होने चाहिए हैं या उनकी जगह कोई अच्छी ऑप्शन आ सकती है, तो फाइनली साउथ अफ्रीका को ख्याल आया और बोमा को रेस्ट दे दिया गया है। सो ये सीरीज़ बड़े मज़े की होगी, साथ साथ जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट है वो भी चल रहा होगा। सो क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ होगा कि जिस पर हम बात करेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ खबरों का सिलसिला भी गर्म रहता है, उन पर भी बात करेंगे। सलमान बट जो थे वो आए, वो क्या कहते हैं ना, एक दिन का बादशाह, एक अनिल कपूर की फिल्म भी थी इस तरह की कोई, कि जिसमें उनको एक दिन की कोई आई थिंक कोई पोजीशन दे दी गई थी, फिर उन्होंने कुछ काम किए थे, बड़ी मशहूर हुई थी वो मूवी। मैंने नहीं देखी लेकिन बहरहाल काफ़ी पसंद की गई थी। तो इसी किस्म का कुछ सलमान बट के साथ हुआ, लेकिन फ़र्क ये था कि उनके पास जो था वो इख्तियार इस तरह का नहीं था कि वो कुछ वो डिसीजन लेते, तो बस वो कागज़ों में इख्तियार मिला और बस वो कागज़ों में ही ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, क्या वजूहात रही आप तो जानते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन भी दूंगी इस पर और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपको पहले से ना पता हो। और सलमान बट की बात की जाए तो क्या कहते हैं ना, अल्लाह ताला एक दरवाज़ा अगर बंद करते हैं तो 100 दरवाजे खोल भी दिया करते हैं, तो एक और दरवाज़ा खुल गया है। अफ़गानिस्तान की जानिब से सलमान बट को ऑफ़र हो गई है जनाब बैटिंग कंसल्टेंट की। इस हवाले से आपसे बात करेंगे, क्या कैपेसिटी है उनके वर्क की और ऐसा क्या हुआ कि ये जो एकदम से यहाँ से ऑफ़र पहले हुई फिर निकाल दिया गया सलमान बट को और फिर अफ़गानिस्तान से ऑफ़र आ गई। क्या ऐसी स्टोरी है या कुछ और भी ट्विस्ट है इसके अंदर? बिल्कुल जनाब ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उनको मुबारक हो कि जो इंडियन टीम है वो जीत गई है सीरीज़ और जो कि स्काई हैं वो अपनी जो पहली सीरीज़ वो कैप्टन कर रहे थे वो सीरीज़ वो कामयाब हुए जीतने में, ट्रॉफ़ी जीत गए। यकीनन उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बूस्टअप हुआ होगा, नई जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मज़ीद कॉन्फिडेंट हो गई होगी। बाज़ लोग मुझे कह रहे थे कि एनी ये आप क्या इन मैचेस की इतनी बात करती रहती हैं। अच्छा, इंडिया से ही व्यूअर्स ने मुझे ये कहा कि इन मैचेस की कोई अहमियत नहीं है, वर्ल्ड कप हम हार गए हैं। तो भाई वर्ल्ड कप तो आप हार गए हैं, लेकिन सोचिए अगर ये सीरीज़ आप हार जाते, सपोज़ आप सोच लें, तो क्या इतना ही आसान होता आपके लिए कहना कि छोड़ें हम तो इसकी बात नहीं कर रहे? तो फिर तो एक नया तूफान खड़ा हो जाता कि भाई ये क्या, इंडिया जो है ये अपने होम में भी सीरीज़ हार गया, T20 सीरीज़ भी हार गया, उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी उनसे भी हार गया, लेकिन अब जीत गए हैं तो उस जीत की कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई वैल्यू करें इसकी, जीत होती है और ये जो छोटी छोटी सी आपकी विक्ट्रीज होती हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं आगे आपको लेकर बढ़ने में, क्योंकि ये जो टीम खेल रही थी ये वो खिलाड़ी खेल रहे थे कि जो इंडिया का मुस्तकबिल हैं। सो आप सोचें कि इनमें कितना कॉन्फिडेंस आया होगा और इनके लिए ये जीत कितनी ज़रूरी थी। और मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स का ये ख्याल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आए होते हैं स्टेडियम में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और जहाँ पर इंडिया की टीम जीती है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू हाइटन ने ये कुछ इल्ज़ामात भी लगा दिए कि ये क्या एम्पायरिंग हो रही है और ये सही फैसले नहीं हो रहे। सो देखिए, इस पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये सीरीज़ तो इंडिया जीत ही चुका था
और अगर हम लास्ट मैच की बात कर लें तो अगर कुछ एक दो फैसले ऐसे हो गए हैं तो ये तो आप मार्जिन रखें। हम वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि कुछ इस तरह के फैसले हुए कि जो कि बाद में डिबेटेबल हुए, चाहे वो स्मिथ का आउट होना हो या दीगर फैसले। सो ये तो अब चलता है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई बड़ी प्लानिंग की हुई थी भाई कि ये मैच हमें जीतना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए एम्पायर को ख़रीद लो, इस तरह की कोई बातें नहीं होती हैं। लेकिन आप सीरीज़ हार गए तो हार गए, और अब हम साउथ अफ्रीका जब जाएगी इंडिया की टीम उस सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। और जनाब वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और पाकिस्तानी व्यूअर्स को मुबारक हो कि जनाब जो हमारी विमेंस टीम है उसने तारीख़ में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड को T20 हरा दिया है। वो और बात है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 ही मेन प्लेयर्स थी उनकी, और पाकिस्तानी टीम फुल स्ट्रेंथ थी। लेकिन ये बातें नहीं देखी जाती हैं स्टैट्स के अंदर। सो हम जीत गए। सो मुझे भी बड़ा मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई मुझे, और तमाम पाकिस्तानी फैंस को भी बहुत मुबारक हो। सो अब बात करते हैं हम सलमान बट की, क्योंकि सलमान बट एक ऐसा टॉपिक कि मेरे ख्याल से वो लोग भी उस पर बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि जिनको क्रिकेटिंग की कोई सेंस नहीं है, कि जिन्होंने शायद क्रिकेट को फॉलो भी नहीं किया हुआ, जो इतना देखते भी नहीं है। अच्छा, बात तो हुब्बुल वतनी में बोल रहे हैं, बड़ा पेट्रियोटिज्म के अंदर, कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या गलत होने लगा था। और जो बाकी हैं वो पीसीबी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सारे तो एंजल्स हैं। यही एक गलत इंसान आया था, ये ब्लैक शीप आई थी, इसको निकाल के फेंक दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करें अब आप। सो इस पर आपसे बात करते हैं। सो जनाब सलमान बट की हायरिंग की बात करें तो वहाब राज ने उनको कंसल्टेंट हायर किया। उनके साथ उमर अकमल थे, नहीं बिल्कुल कामरान अकमल थे, और जनाब राव इफ्तिखार थे। ये 2 नामों तक तो ठीक था, किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन जैसे सलमान बट का नाम सुना तो लोग तो परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, ये आपने टेंटेड प्लेयर को कैसे आपने खिला लिया। सो एक काफ़ी ब्लैकलैश आई कि जिसकी वजह से पीसीबी ने वही किया जो पीसीबी के जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, जो हमारी यू टर्न लेती आ रही है, उन्होंने वही किया। इससे पहले अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस हिसाब से वो डिस्कस करूँ, आपको याद होगा पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज़ की थी कि जिसमें सारे कैप्टन्स और पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री दिखाई गई थी, लेकिन इमरान खान को नहीं दिखाया गया था। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ पूरी दुनिया से, और पीसीबी ने जनाब हेड डाउन किया और एक नई वीडियो रिलीज़ की कि जिसमें इमरान खान थे, 92 का सारा उनको बताया हुआ था, और दीगर नाम भी थे। फिर चले वो तो आपसे गलती हुई, आपने सही कर ली। फिर उसके बाद हमने सरफराज का केस देखा, डी कैटेगरी में थे, मीडिया ने शोर मचाया, ये आपने क्या किया, तो जल्दी से उनकी कैटेगरी बढ़ा दी गई। उसके भी अलावा अगर मोस्ट रीसेंट बात करें तो आज़म खान का केस ताज़ा तरीन मिसाल है कि पहले उन पर जुर्माना लगाया जाता है कि कैसे आपने एक स्टिकर, एक पॉलिटिकल आप वो जो स्टिकर है आपने ग्राउंड में दिखा दिया, और ज़रा क्रिटिसिज्म आया और ज़का शरीफ साहब दबक के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई जल्दी से आप इसे ख़त्म करें, और जुर्माना जो था वो ख़त्म कर दिया गया। और अब हमारे सामने सलमान बट का केस आ गया। यानी अगर हम इसको ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है इनकी बात करें तो नहायत ही खोखली मैनेजमेंट है। इसकी वजह ये है कि जब आपकी बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, आप प्रॉपर वे में नहीं आए हुए होते, आपको पता होता है कि आप भी बस ऐसे ही आए हो, अल्लाह अल्लाह करके आप टिके हुए हो इस सीट के ऊपर। सो बस आप हर चीज़ से ना डरे हुए होते हो, अंदर से आप मजबूत नहीं होते हो। जो सिस्टम है वो भी मजबूत नहीं होता जब ऐसे लोगों से चला रहे होते हैं। सो वही हुआ कि अगेन से यू टर्न ले लिया गया। वहाब रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझ पर जनाब दोस्ती यारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस वजह से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि मतलब मैं असद शफीक को बना दिया गया और सलमान बट को हटा रहा हूँ। हालांकि हम सब जानते हैं ये वजह नहीं थी, इसके अंदर उनकी दोस्ती का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक था जनाब उस चीज़ का जिसका ताल्लुक 2010 से था, और इसमें ये भी कहा गया कि वहाब रियाज का नाम भी आएगा। सो इससे बेहतर ये है कि अलग कर दिया जाए उन्हें। अब शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो आप लोगों को मैं बताती हूँ। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग, नॉट मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के अंदर सलमान बट, आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम आया। तीनों को सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद आमिर खेले, सलमान बट भी डोमेस्टिक खेले, और वापडा से उन्होंने कैप्टनसी भी की सज़ा पूरी करने के बाद, रिहैब पूरी करने के बाद, और मेरे ख्याल से ट्रॉफीज़ भी जीती अपनी टीम के लिए। मोहम्मद आसिफ ने अपना मुस्तकबिल बाहर देखा, वो बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आ जाते हैं और सलमान बट के लिए जो डोर्स हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं।
अब अगर हम पीछे 2010 में जाते हैं, सो जब 2010 में हम जाते हैं तो स्पॉट फिक्सिंग से पहले कामरान अकमल को आईसीसी की जानिब से डायरेक्ट लेटर आया था, और जो कि उस वक्त के जो चेयरमैन है इजाज़ बट, उन्होंने आके मीडिया पे बताया भी था कि उनको तो पता ही नहीं था। आईसीसी ने डायरेक्ट लेटर 2 खिलाड़ियों को भेजा था कि जिसमें एक कामरान अकमल भी थे। सो उसके अंदर अच्छा वो जब लेटर आया उसके बाद से कामरान अकमल ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। उसके बाद उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, वो सिर्फ वाइट बॉल तक रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। ये क्रिक इन्फो पे चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप सर्च करना चाहें तो यूट्यूब जो गूगल है उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं खुद से। फिर जनाब वहाब रियाज की बात करें तो ये जो मसला हुआ था, ये जो मामला हुआ था, अच्छा ये जो कामरान अकमल की बात है ये सलमान बट वाले स्पॉट फिक्सिंग से पहले की बात है, जब उनको आईसीसी ने लेटर लिखा था। लेकिन जो वहाब रियाज हैं उनको इसी मामले के लिए स्कॉटलैंड यार्ड्स ने अपने क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन में बुलाया था। पीसीबी के लॉयर भी बैठे थे और उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कि जिसको वहाब रियाज ने कहा था कि मैं तो भाई खुद से ही सवालों के जवाब देने के लिए चला गया था, कि जैसे इतने ही सीधे हैं ना कि खुद से पुलिस की मदद करने के लिए चले गए, वो भी पाकिस्तान की नहीं, या स्कॉटलैंड यार्ड की। सो इनसे सवाल जवाब हुए थे और बाद में इनको जाने दिया गया था। सो कहीं ना कहीं ये सब नाम आप समझ रहे हैं, ये सब के सब नाम लिंक करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नेक्सस तो सारा वही है, दोस्तियां तो आपकी वही हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल जवाब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लेटर आ चुके हैं, और उसके बाद फिर सलमान बट का वाकया हो जाता है। सो इस हमाम के अंदर ना सभी, ये फिल इन द ब्लैंक आप खुद अब फिल कर लीजिए, ऐसा ही हमाम है भाई ये। और जब सलमान बट को हायर कर लिया जाता है तो पता चलता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा ही गुस्सा आ गया। उनको गुस्सा इसलिए आया, प्राइम मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान के हैं वो माशाल्लाह से खुद जिन कंधों पर सवार होके आए हैं उनको खुद ही पता है, उनको अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने जो नहीं कोट उसके अंदर झांक लेना तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं एक पिक्चर देख रही थी, वो कहीं गए हुए थे बाहर, आई डोंट नो, कि जहाँ पे मोदी भी आए हुए थे इंडिया से और ये भी थे, और वो जो सारे वो जिस भी ये चीज़ के लिए गए थे, वो कोई पॉलिटिकल इवेंट था, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिक्स को इतना फॉलो नहीं करती, उसके अंदर जो मोदी हैं वो बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे, जितने भी वो लोग थे उनके साथ, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं वो कोने में खड़े थे। अच्छा मैंने ना उसकी पिक्चर बनाई, पहले स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने कहा छोड़ो ये तो अपनी बेइज्जती है। लेकिन जब कोई खुद मदू करे कि भाई ये हमारी औकात है, ये हम हैं, तो फिर हम कैसे छुपाएं उस चीज़ को। सो ये तो आपकी हैसियत है, और गुस्सा आपको ये आ रहा है कि जनाब बड़ी आपने एक टेंटेड प्लेयर को आपने रख लिया। उनको इस बात पर गुस्सा नहीं आता है कि एक साहब लंदन से आए जो कि मुजरिम हैं और वो इलेक्शन में लड़ने के लिए आ गए, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। ये आपके आगे पीछे हाल है, और आपको गुस्सा आ रहा है सलमान बट के ऊपर, आपको ज़का अशरफ साहब के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा कि जो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ सॉफ्ट टारगेट को हर एक ने ना हिट करना है यहाँ पे। सो बहरहाल ये भी एक वजह बनी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया, और प्राइम मिनिस्टर को किसने बताया, हमारे एक साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये गलत हो गया है। और हफीज़ की बात हो रही है कि जी मोहम्मद हफीज़ को बड़ा गुस्सा आया, मैंने तो उनका गुस्सा कहीं देखा नहीं है, वो कहीं खुद डायरेक्ट मीडिया से 1 to 1 टॉक करें तो पता चले। मोहम्मद हफीज़ को किस चीज़ का गुस्सा आया, ये मोहम्मद हफीज़ वही है कि जब मोहम्मद आमिर को नजम सेठी साहब ने टीम में शामिल किया था तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। मोहम्मद हफीज़ नो डाउट काफ़ी ब्लंट रहे हैं, और इन्होंने कहा था मैं किसी टेंटेड प्लेयर के साथ नहीं खेलूंगा भाई, लेकिन जब कहा कि भाई टीम का हिस्सा है, आपने नहीं खेलना तो ना खेलें, तो फिर जब पता चला कि भाई ये तो अपना ही नुकसान हो रहा है, तो फिर मान गए खेलने के लिए और खेल लिए उसके साथ, और तो और चले वही बात ख़त्म हो गई होती। यानी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उसी टेंटेड प्लेयर को जो कि उसी नेक्सस का हिस्सा था, आप कॉल करके जा रहे हो कि भाई टीम में वापस आ जाओ, और जो दूसरा पर्सन है जो कि उसी जुर्म में इन्वॉल्व था उसको आप अगर ये कहो कि ये गलत है, तो ये तो फिर आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं भाई। सो बहरहाल ये कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, लेकिन बहरहाल सलमान बट को हटा दिया गया, और लोग उस पर ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उफ अल्लाह, बस यही एक बंदा खाली, इसने ही पाकिस्तान के अंदर गंद मचा के रखा हुआ था, इसने ही सारी क्रिकेट को ख़राब करके रखा हुआ था, वरना तो सारे यहाँ पे बड़े नेक परहेजगार हैं। सलमान बट की बात करें तो जी सलमान बट इससे पहले बड़ा ही अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, और उनके साथ ये नहायत ही ज़्यादती हुई है, उनके साथ किसी को भी ये हक नहीं है। हत्ता कि अगर कोई मुजरिम है ना, कि जिसने अपनी उम्र कैद का कोई मुजरिम है,
वो भी जब सज़ा काट के आता है ना, तो उसको भी हक है कि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारे, बजाय ये कि अगर वहाब रियाज के अंदर इतना तप्पड़ था ही नहीं भाई, तो आपने उनको क्यों हायर कर लिया उस बेचारे को? आपने मजीद उसको, क्या कहते हैं, किसी के ज़ख्म ताज़ा करने वाली बात है, उस कंडीशन में आपने उसको ला के खड़ा कर दिया, जबकि ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन द डोमेस्टिक क्रिकेट विद हिज अकेडमी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गनी इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कमेंट्री भी कर रहे हैं नेशनल T20 की, और इसके अलावा क्वालिफायर्स के लिए वर्ल्ड कप के सलमान बट सिंगापुर में एज ए कोच भी काम कर चुके हैं। और अब जनाब खबरें क्या आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान ने उनको एज ए बैटिंग कंसल्टेंट ऑफ़र की है। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान ने अब ऑफ़र किया, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद अफगानिस्तान ने उन्हें ऑफ़र की थी, लेकिन जब पाकिस्तान से ऑफ़र आई तो ऑफ कोर्स ही वांट्स टू वर्क इन पाकिस्तान। एक पेट्रियोटिक बंदा है वो, जो उससे गलती हो गई, लेकिन अब वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वरना वो भी मोहम्मद आमिर की तरह भाग जाते या मोहम्मद आसिफ की तरह भाग गए होते। लेकिन एट लीस्ट ही हैज़ गट्स कि वो उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हुए उस मुल्क में उस जगह पे काम कर रहा है। सो बहरहाल तब ऑफ़र आई थी, लेकिन फिर PCB की ऑफ़र को कबूल कर लिया गया। लेकिन अब की बैटिंग कंसल्टेंट के लिए उन्हें अफगानिस्तान से ऑफ़र है, तो मेरे ख्याल से सलमान बट बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेंगे और काम करके जवाब दें। इससे पहले अफगानिस्तान उमर गुल को भी बॉलिंग कंसल्टेंट हायर कर चुका है फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और अब सलमान बट को ऑफ़र हुई है। बड़ी अच्छी ऑफ़र है जनाब। अपना काम करें, अच्छा काम करें और अपने काम से जवाब दें। और सलमान बट की बात हमेशा यही रही है कि हमेशा काम से ही जवाब दिया है उन्होंने, कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा वो नहीं पढ़ते हैं। तो ये जनाब सलमान बट की बात थी, और कुछ अंदर की कहानियाँ थी कि बड़े बड़े यहाँ पे ना परहेजगार और लोग बने फिर रहे हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कि जितनी बड़ी आपकी दाढ़ी है ना, उतने ही शायद अच्छे नेक इंसान हैं आप। ये जो इंज़माम उल हक हैं, मोहम्मद मुश्ताक हैं, जो कि PCB के अंदर सर्व कर चुके हैं, कि जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट के अंदर नाम है कि जिनको कहा गया है क्रिकेट से दूर रखें। अगर वसीम अकरम या वक़ार यूनुस या दीगर नाम इतने ही क्लीन थे, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को क्यों परसू नहीं किया? उनके खिलाफ केस कर देते हद तक इज्जत का, लेकिन क्योंकि पता था कि भाई किस मुंह से करेंगे हम। और वक़ार यूनुस 4 दफ़ा PCB में सर्व कर चुके हैं। अभी 2019 में बॉलिंग कोच थे जो वो गए हैं यहाँ से, जब उनका खुद ही बल्कि उन्होंने रिज़ाइन किया था जब रमीज़ राजा आ गए थे। तो ये हाल है जनाब हमारे मुल्क का। बस जिसका यहाँ पे पता है, वो एक मिसाल है ना, वो जिसको मौका नहीं मिला वो नेक है, तो यहाँ पे भी वही मिसाल है। और दूसरों को हम ऐसे जजमेंटल हो जाते हैं कि वो कोई ऐश्वर्या राय पे ताने कस रहा है, कोई सलमान बट को बातें कर रहा है, कोई किसे बातें कर रहा है, अपने गिरबान में झांक के ना किसी ने भी नहीं देखना होता। और जनाब नेशनल T20 भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि तो हमने पाकिस्तान के इंटरनेशनल हवाले से बात की, कुछ नेशनल हवाले से बात करते हैं। सो उसके अंदर भी ऐसे मुझे लग रहा है कि नेशनल T20 के अंदर ना खाली एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, और वो कौन है जानते हैं आप? हम आपको बताते हैं, अहमद शहजाद। बस अहमद शहजाद सेंचुरीज बना रहे हैं, वही परफॉर्म कर रहे हैं। कल वहाब रियाज से सवाल भी हो गया कि इतना परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें टीम में ले रहे, न्यूजीलैंड के टूर पे लेंगे क्या? यानी बाकायदा मुहिम चल रही है ना, साफ पता चल रहा है एक बंदे को टीम में लेके आने के लिए। सो उन्होंने कहा भाई कौन सी परफॉर्मेंसेज, 18 तो T20 खेले हैं उन्होंने पिछले 1-2 साल में। सो ये कहानियाँ चल रही हैं, जबकि उसी टूर्नामेंट के अंदर शुएब मलिक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने भी मेरे ख्याल से 86 या कुछ रन बनाए थे। उनकी कोई बात नहीं हो रही है, बस अहमद शहजाद हैं। और इसी तरह यासिर खान एक बड़ा अच्छा डोमेस्टिक का टैलेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग के अंदर सिर्फ जो हैं, जो नसीम शाह के भाई हैं, हनैन शाह शायद वो परफॉर्म कर रहे हैं, या उस्मान कादिर परफॉर्म कर रहे हैं। खैर उस्मान कादिर की मैं देख रही थी, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मतलब स्पेसिफिक नाम है। बाकी गुलाम मुदस्सिर हो गए, या इसके अलावा असगर हो गए, या एक लड़का अकबर है उसका नाम कुछ मुझे पूरा नाम नहीं आता, वो हो गए, या कुल्हाड़ा करके एक सिंह के हैं वो हो गए। यानी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 1-2 नाम है जो कर रहे हैं। पूरी आपने यहाँ पे ना मुहिम चला के रखी हुई है कि किस तरह से ये बंदा ना टीम के अंदर आ जाए। सो नेशनल T20 भी हो रहा है, और जैसे जैसे इससे खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे। अभी कुछ अच्छी जो परफॉर्मेंसेज हैं हमने आपको बताएं कि क्या परफॉर्मेंसेज हैं। सो जी आज के लिए इतना ही है, अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मैटर करता है चैनल को मज़ीद अपडेट करने के लिए और प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। मुझे दीजिए एक प्यारी सी स्माइल, नहीं दूसरी वाली, मज़ीद अच्छी वाली, जी बिल्कुल यही वाली। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ही के बान।